बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर अर्तज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स मिल सकते हैं। और क्योंकि ये मैंने कोई किसी की मैं कहानी शेयर नहीं कर रहा, कोई रिसर्च आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, या कोई पढ़ी हुई बात शेयर नहीं कर रहा, बल्कि वो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी में हुए, मैंने किस तरह रिस्पॉन्ड किया और किस तरह मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं अपनी आप बीती और अपनी कहानी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँगा इस पूरी वीडियो में बात करते हुए। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो से आपने जो लेसन्स मैं बताने वाला हूँ, अगर वो आपने कैच कर लिए, उन्हें समझ लिया, उनके ऊपर अमल कर लिया, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशन आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है, आपकी कई आदतें चेंज हो सकती हैं और आप कामयाबी का सफ़र तय कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ 2013 में, 2013 में। हमारी फ़र्स्ट ईयर मीरपुर ख़ास में एसएल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर की क्लास चल रही है। आई डोंट नो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था, लेकिन क्लास जो है वो चल रही थी। और ड्यूरिंग द क्लास हमारे उर्दू के जो टीचर थे, जो लेक्चरर थे, सर नवेद सरोश, वो क्लास पे दाखिल होते हैं, क्लास को इंटरप्ट करते हैं, टीचर को इंटरप्ट करते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं कि ऑल सिंध इंटर कॉलेजिएट डिबेट कंपटीशन होने वाला है। यानी कि पूरे सिंध का एक तकरीरी मुकाबला, एक डिबेट का मुकाबला होने वाला है इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कम्पीट करना चाहते हैं पूरे सिंध के स्टूडेंट्स के साथ, जो कि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, तो वो अपना अपना नाम जो है वो पेश करें। तो जैसे ही सर ने ये अनाउंसमेंट की तो मेरे कान तो फ़ौरन खड़े हो गए। टिंग, एक घंटी बजना जो है वो शुरू हो गई और फ़ौरन मैंने जो है वो पहली फ़ुर्सत में अपना नाम जो है वो आगे कर दिया। अब जो लोग अपना नाम आगे देते जा रहे थे, तो सर जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको बुला के उनको असेस करते जा रहे थे, उनको देखते जा रहे थे कि भाई इसमें स्पीकिंग पोटेंशियल है या नहीं, कॉन्फिडेंस है या नहीं, ऑडियंस को फेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम भी चले गए और हमने भी जो पुरानी तकरीरों में जो हमने परफॉर्मेंस दी थी और कुछ अल्फाज जो है वो याद थे, वो थोड़े से बयान किए। सर इम्प्रेस हुए और फिर सर ने कहा कि भाई जिन लोगों ने नाम पेश किए हैं, तो वो लोग चंद दिनों के बाद जो है वो अगेन कॉल की जाएंगे फॉर रिहर्सल। अगेन देखा जाएगा उन्होंने कितनी तैयारी की है। तो ठीक है, हम बड़े खुश हो गए, ठीक है भाई सर बुलाएंगे। तो चंद दिन गुज़रे और चंद दिन गुजरने के बाद फिर कॉल आती है। आई थिंक 1, 2 या 3 हफ्ते के बाद जो है वो कॉल आती है कि भाई रिहर्सल के लिए जो है वो सर नवेद सरोश ने वो तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना नाम लिखवाया था, तो सर ने रिहर्सल के लिए बुलाया है। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। परेशानी की वजह ये थी कि मेरी 0% भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल भी। मैंने कोई स्पीच, कोई डिबेट जो है वो मैंने कोई मवाद जो है वो अपने लिए प्रिपेयर नहीं किया था, कोई लाइंस मैंने याद नहीं की थी, कोई मेरी तैयारी नहीं थी। तो बड़ा परेशान में हो रहा था कि भाई क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो एक रूल जिसको मैं वैसे मैंने बाद में जो है वो एक्चुअली रिकग्नाइज़ किया, लेकिन मैंने उस वक्त एक रूल को फॉलो किया। वो रूल ये है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप भी अपनी ज़िंदगी में इस रूल को फॉलो करें। रूल ये है कि इफ़ यू डोंट शूट इट विल बी 100% मिस, सो फॉर गॉड सेक शूट। क्या मतलब कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और अगर आप शूट नहीं करेंगे, आपके हाथ में तीर है, सामने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक शेर आ जाता है, तो अगर आप उसका शिकार करना चाहते हैं, तो एक तो यही कि आपने बिल्कुल शूट ही नहीं किया, आपने तीर चलाया ही नहीं, तो क्या इम्कान है कि तीर जो है वो शेर को जाके लग जाएगा? 0.000%। कोई चांस नहीं कि तीर लगेगा। लेकिन भले आपका निशाना अच्छा नहीं है, आपने जो है वो पॉइंट आउट किया शेर को और उसकी तरफ जो है वो निशाना लगाया और आपने हिट किया। मुमकिन है 60% चांस हो कि तीर जो है वो शेर को लग जाए, मुमकिन है 30% चांस हो, 40% चांस हो, लेकिन स्टिल कोई चांस ज़रूर होगा कि आपका तीर जो है वो शेर को लग जाता है। तो मैंने भी वही काम किया कि भाई अगर मैं यहाँ पे शूट नहीं करूँगा, भले मेरी प्रिपरेशन नहीं है, अगर मैं जाऊँगा नहीं तो मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अब बिस्मिल्लाह करके मैदान में कूद पड़ो, अब नाम लिखवा दिया तो अब पीछे नहीं हटना। ठीक है भाई, हम चले गए इस रूल को फॉलो करते हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि भी बच्चे अपनी अपनी जो स्पीच प्रिपेयर की हुई थी, डिबेट प्रिपेयर की हुई थी, वो सुना रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी अच्छी तैयारी करके। तो एक एक करके सर सुनते जा रहे हैं। फिर मेरा नंबर आ गया कि भाई आ जाओ अर्तज़ा, आप भी अपनी जो भी तैयारी आपने की है वो हमारे सामने प्रेजेंट करो। अब पूरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, सर नवेद सरोज बैठे हुए हैं और मेरे पास एक भी लाइन नहीं है जो मैं आगे जाके
बोलूँ, ना ही मुझे कोई डिबेट करने का मुझे कोई मेथड मैंने कोई रिवाइज़ किया है, ना इसके ऊपर रिसर्च किया, कुछ भी नहीं किया। मैं वहाँ जाके जो है वो सबसे पहले मैंने अपनी लाइंस बोलने से पहले मैंने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम। सर ने उसी वक्त मुझे टोक दिया और सर ने कहा कि बस बहुत हो गया। सर ने कहा स्पीच में डिबेट में जो है वो सलाम होता ही नहीं है, डिबेट में सलाम नहीं होता, तो ये आपकी बस की बात नहीं है। इस तरह के चंद अल्फाज जो है वो कहे और एक तरह से सर ने जो है वो मुझे रिकग्नाइज़ नहीं किया और मुझे वहाँ से बग़ैर जो है वो डिबेट सुने हुए मुझे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया, उसी वक्त। अब मैं जो है वो बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, आइंदा मौके जो है वो आते रहेंगे, ये कोई आखिरी मौका तो मेरे लिए नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैंने जो है वहाँ से सर ने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं बाहर चले गया जहाँ से रिहर्सल हो रही थी। तो मैंने तो गिव अप कर दिया, मैंने कहा भाई ठीक है, अब जो है वो इसमें कुछ आगे नहीं करना मुझे, आगे देखेंगे जो भी मौके आएंगे, इसमें तो मेरा चांस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि सर ने ठीक ठाक इंसल्ट भी कर दिया और रिजेक्ट भी कर दिया है। लेकिन दूसरा लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई अच्छा कंपेनियन हो, कोई अच्छा फ्रेंड हो, कोई अच्छा दोस्त हो जो आपको साथ लेकर चलना चाहता हो या जो आपकी कामयाबी का सोचे और जो सोचे कि भाई हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है और आपके ऊपर बिलीव करे, आपके ऊपर भरोसा करे, तो लाइफ आपकी चेंज हो सकती है। तो मेरे साथ वही हुआ। अगर मेरे साथ एक कंपेनियन जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा आकिफ़ गफ़ूर, उसका नाम है लड़के का, जो मेरे साथ मेरा कुलीग था और उस वक्त उसने मुझे पुशअप किया, उस वक्त उसने मुझे जो है वो मोटिवेट किया और कहा कि इर्तिज़ा देखो खैर यार कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, हम दोबारा सर के पास जाएंगे और दोबारा स्पीच जो है वो डिबेट प्रिपेयर करेंगे और दोबारा सर को सुनाएंगे, इंशाल्लाह तुम्हारी सिलेक्शन ज़रूर होगी। और क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट हो चुका था, तो एक और जो है वो लड़का चाहिए था, तो वो जो है वो मिल नहीं रहा था। तो उसने मुझे बहुत पुशअप किया कि भाई यार हम दोनों ही जाएंगे और अभी दोबारा तुम्हारे लिए स्पीच प्रिपेयर करते हैं, डिबेट प्रिपेयर करते हैं और सर के सामने जाके तुम सुनाओ, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने कहा यार देखो इतना तो सर बोल चुके हैं, लेकिन एक बात मेरे जहन में ये थी कि मैंने इंसल्ट अपनी फ़ील नहीं की थी। जो सर ने मुझे पूरी क्लास के सामने जो है वो जो भी अल्फाज कहे और मेरी बगैर डिबेट सुने हुए सिर्फ एक मेरी गलती के ऊपर मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है वो सब हुआ, लेकिन मैंने अपनी इंसल्ट फ़ील नहीं की थी। अगर मैं अपनी इंसल्ट जो है वो फ़ील कर लेता कि यार सर ने तो मेरी बेइज्जती कर दी, सर ऐसे हैं, सर वैसे हैं, सर को बात करने की तमीज़ नहीं, तो मैं कभी भी अगला स्टेप जो आकिफ़ मुझे कह रहा था मैं कभी भी वो नहीं उठाता। तो हमेशा अपनी इंसल्ट कभी भी किसी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज को अपने दिल के ऊपर ना लें, वरना बड़ी आपको चोटें खानी पड़ेंगी। तो उस वक्त ये मुझे तजर्बा हुआ और मैंने फ़ील किया कि वाकई मैंने उस वक्त बिल्कुल सही स्टेप लिया। तो मैंने आकिफ़ की बात मानी, चलो ठीक है डिबेट हम प्रिपेयर करते हैं और सर के सामने अगेन जो है वो सुनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे सर सुन लें। अब ये बात जहन में आई कि भाई चलो डिबेट तो प्रिपेयर करनी है, लेकिन इंस्टेंटली करनी है क्योंकि सर ने तो रिजेक्ट कर दिया था और आगे पता नहीं कब रिहर्सल हो, कंपटीशन बहुत करीब आता जा रहा था, तो हमें इंस्टेंटली सर के सामने प्रेजेंट करनी थी। तो हमने कहा भाई आज ही करनी है, ठीक है ना, कल पे हमने नहीं जाना, तो आज ही करनी है। तो कौन कहाँ से प्रिपेयर करें, हमारा तो दिमाग इतने है नहीं कि हम उसी वक्त जो है वो इतने अच्छे अल्फाज जो कि सर को इम्प्रेस कर दें वो जो है वो लिखने शुरू कर दें। तो हमने सोचा बड़ा, तो फिर हमारे जहन में एक टीचर का नाम आया जो कि हमारे इस्लामियत के टीचर थे, उनका नाम है मुफ्ती मुस्लिम, सर मुस्लिम उनका नाम है। और उस वक्त वो हमारे इस्लामियत के टीचर थे, बड़े बेहतरीन टीचर थे, बड़े ज़बरदस्त टीचर थे, इंटेलेक्चुअल टीचर थे। तो उनका नाम हमारे जहन में आया, तो हम उनके ऑफ़िस में हम भागे भागे चले गए कि सर हम तो रिजेक्ट हो गए और हम यानी हमारी रिहर्सल थी और अभी कंपटीशन करीब है, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि आज ही दोबारा एक डिबेट तैयार करके छोटी सी, और वो इंस्टेंटली सर के सामने सुनानी है, सर को इम्प्रेस करना है, तो ऐसे ही हमें डिबेट लिख के दे दें कि सर इम्प्रेस हो जाए। तो वो तो थे ही इंटेलेक्चुअल जो है वो बड़े ज़बरदस्त टीचर थे और इल्म के ज़खायर उनके पास थे। तो उन्होंने फ़ौरन लिखना शुरू किया बग़ैर कोई ना उन्होंने कहा कि मसरूफ़ हूँ, मैं ये हूँ। अगर ऐसे टीचर आपकी ज़िंदगी में आपको मिल जाएँ तो और आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगेन मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ज़रा से भी टाइम नहीं लिया और उसी वक्त पेपर हाथ में लिया, पेन लिया और फ़ौरन जो है वो उन्होंने लाइंस लिखना शुरू कर दी। अब वो उनके दिमाग में जो है वो यकीनन अल्लाह ने ऐसी लाइंस जो है वो डाल दी जो कि सर को इम्प्रेस कर सके। तो उन्होंने फ़ौरन लाइंस लिखी, मैंने 2 मिनट लगाया उनको देखने में, उनको याद करने में, और फ़ौरन मैंने आकिफ़ से कहा अभी मुझे अभी जाना है, अभी हम चलते हैं और जहाँ भी सर होंगे हमें सर को जो है वो लाइन सुनानी और सर को इम्प्रेस करने ताकि हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो अब जब हम सर की तलाश में निकले कि भाई कहाँ पर होंगे सर, तो पता ये लगा कि प्रिंसिपल ऑफिस में तमाम टीचर्स की मीटिंग चल रही है
और सर भी जो है वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं और जो है वहाँ पे सारे टीचर्स जो है मौजूद हैं। अब हमारे पास ये लास्ट चांस था उस दिन जो है वो ये डिबेट सुनाने का। तो आप सोचें कि प्रिंसिपल ऑफिस है और सारे जो है वो टीचर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और किस तरह वहाँ पे जाके एक रिजेक्ट हुआ हुआ बंदा किस तरह वहाँ पे जाके दोबारा से सर को पहले तो तैयार करेगा, सर आप मेरी स्पीच सुन लें, फिर उसके बाद सारे टीचर्स ही मौजूद हैं, फिर उनके सामने सुनाना। तो वहाँ पर एक रूल, एक लेसन मुझे मिला कि अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके दिल में करेज है, अगर आपके दिल में हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट है, 3 चीज़ें, करेज, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कि मुझे ये करना है हर हाल में। करेज, हिम्मत, किसी चीज़ को नहीं देखना सामने, कोई भी जो है वो मुश्किलात के पहाड़ सामने हो, आपको बस ये काम करना है। और अपने आप पर और अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, भरोसा, ट्रस्ट कि हाँ आई कैन डू इट। तो ये तीनों चीज़ें मेरे अंदर उस वक्त मौजूद थी सबकॉन्शियसली अल्लाह की तरफ से। और मैं स्टेप लिया मैंने, जो वहाँ पे आई थिंक कोई खड़ा हुआ था बाहर गार्ड वगैरह, हमने उससे कहा कि भी हमें अंदर जाना है और सर को ये डिबेट सुनानी है, हमारा कंपटीशन है। तो उसने भी परमिशन दे दी हमें और भरे जो है वो हम जो है जहाँ पर मीटिंग वगैरह शायद चल रही थी, हम वहाँ पर चले गए और सारे टीचर्स मौजूद हैं। और हमने सर से रिक्वेस्ट किया, सर 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 एक दफ़ा प्लीज़ जो है वो मेरी डिबेट दोबारा सुन लें, आपको इंशाल्लाह इस मरतबा हम उदास नहीं करेंगे, इस मरतबा आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। तो सर भी शायद समझ गए थे कि हाँ इतना जो है वो ये इतनी इंस्टेंटली जो है वो डिबेट तैयार करके लाया और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ही कह रहा है तो ज़रूर इसकी सुननी चाहिए। सर ने कहा अच्छा ठीक है सुनाओ भाई, सारे टीचर्स के सामने कहा सुनाओ। अब मैंने फ़ौरन जो है वो डिबेट सुनानी शुरू की है। अब सारे टीचर्स, पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पे होगी, सारे टीचर्स ने डिबेट सुनी और सब ने अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई इस लड़के को तो जो है वो जाना चाहिए। तो अगेन करेज, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट का मुझे फ़ायदा हुआ और सर ने कहा ठीक है यू आर सेलेक्टेड। अब जो मेरी आप खुशी का आलम आपके सामने, कि क्या मेरी खुशी का आलम होगा कि भाई एक उसी दिन रिजेक्टेड और इंसल्ट ठीक ठाक बच्चों के सामने होने के बावजूद एक दोबारा मुझे अप्रिसिएशन मिली और दोबारा जो है वो मुझे जो है वो सिलेक्ट किया गया। तो ये जो सफ़र था फ्रॉम रिजेक्शन टू सिलेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सफ़र था और मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके अंदर भी होनी चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो खैर सिलेक्शन हो गई। फिर ठीक ठाक हमने तैयारी की और आई थिंक 16 जनवरी 2013 इसरा यूनिवर्सिटी में कंपटीशन है और हम जा रहे हैं सर के साथ। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे फ़र्स्ट पोजीशन लेनी है और मैंने जो पूरी तैयारी की थी मैंने फ़र्स्ट पोजीशन लेने के लिए की थी। मैंने सेकंड और थर्ड आने के लिए मैंने जो है वो अपनी प्रिपरेशन नहीं की थी। मेरे जहन में यही था कि मुझे या तो फर्स्ट आना है या तो कुछ भी नहीं आना, ठीक है। तो इसी जो है वो मूड के साथ और इसी कमिटमेंट के साथ मैं वहाँ पर गया। और जब वहाँ पर स्पीचेस डिबेट जो है वो शुरू हुई तो वहाँ तो मैं जाके नर्वस हो गया, थोड़ा सा नर्वस हो गया, क्योंकि उस वक्त तो मैंने इतनी कोई मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ी हुई नहीं थी, ना कोई इतने लेक्चर सुने हुए थे। तो मैंने देखा कि इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने आप को एनालाइज़ कर रहा था ना कि मेरी परफॉर्मेंस और मेरी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वहाँ पे जाके मैंने स्टूडेंट्स के स्टाइल सुने और किस तरीके से उन्होंने डिबेट करना शुरू की हैं, और तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा इनके सामने मैं कैसे कम्पीट करूँगा और इतने कॉन्फिडेंट बच्चों के सामने मैं कैसे जो है वो फ़र्स्ट पोजीशन लेकर आऊँगा। खैर मैंने उस वक्त ये सोचा तो ठीक, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन उस वक्त भी करता रहा। और एक बात मैंने वहाँ पर ये अपने साथ जो है वो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ कि उस वक्त भी जो है वो मेरे जहन में वो अल्फाज थे जो मुझे आगे जाकर कहने हैं। मैं उनके अल्फाज पे इतने ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था। हाँ, उनका स्टाइल, वे ऑफ प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन मेरा ज़्यादा क्या कहते हैं कि फ़ोकस था वो सिर्फ उन अल्फाज के ऊपर था कि जो मुझे वहाँ पर जाके अपनी डिबेट में कहने हैं। और मैं उन्हीं को बार बार जो है फ्रीक्वेंटली जो है वो रिवाइज़ कर रहा था। दूसरे सारे क्लैपिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसी वक्त जो है वो अगेन रिवाइज़ कर रहा था, मेमोराइज़ कर रहा था कि मुझे ये तो नहीं भूलने। तो एक एसेंस आपको बता देता हूँ, डिबेट में अगर आप डिबेटर बनना चाहते हैं या एक इफ़ेक्टिव डिबेटर बनना चाहते हैं तो आप डिबेट को बहुत अच्छे तरीके से याद करें कि एक सेकंड के लिए भी आपके जहन में से निकलना नहीं चाहिए जो आपको अल्फाज कहने हैं। तो ये एक एसेंस मैं आपको बता रहा हूँ टू बिकम अ पावरफुल डिबेटर। तो आखिरकार फाइनली जो है वो नंबर आ गया हमारा, कॉल हुई कि भाई इर्तज़ा रहमान को वेलकम किया जाए और अपनी जो है वो डिबेट के लिए। तो मैं आपको टॉपिक बता दूं, डिबेट का टॉपिक क्या था। डिबेट का जो टॉपिक था वो एक टॉपिक था, वो ये था कि मीडिया के जो पढ़ने वाले असरात हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं। तो इस तरह का एक टॉपिक था।
तो कुछ लोग उसमें, अब डिबेट में ये होता है कि कुछ लोग पॉजिटिव में अपने जो है वो दलाइल देते हैं और कुछ लोग नेगेटिव वे में दलाइल देते हैं। तो मेरा जो वो था वो पॉजिटिव में था। पूरे कॉलेज से जो है वो 2 स्टूडेंट्स को आना था। अब 2 स्टूडेंट में से एक जो था वो दूसरा मेरा आकिफ़ था, जो मेरा कोलीग था, तो उसने ऑलरेडी नेगेटिव सेलेक्ट किया हुआ था, तो मुझे अल्टीमेटली पॉजिटिव जो है वो लेना पड़ा। तो पॉजिटिव में मुझे जो है वो दलाइल देने थे। तो मैंने वहाँ पर अपनी डिबेट शुरू की और विदिन 3 मिनट्स जो है वो डिबेट ख़त्म करनी थी। तो डिबेट में ये होता है कि जो टाइम आपको मिला हुआ है, अगर 3 मिनट्स का टाइम मिला हुआ है, तो ऐसा आपको एस्टिमेट लगाना है, ऐसा अंदाज़ा लगाना है कि विदिन 2 मिनट्स एंड 55 सेकेंड या 2 मिनट्स 50 सेकेंड में आपको अपनी डिबेट ख़त्म करनी है। क्योंकि अगर आप टाइम के चक्कर में ज़्यादा रह गए कि आपने कहा भाई 1.5 मिनट में ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं कि टाइम पूरा हो जाए और नंबर माइनस होने शुरू हो जाए, तो आपको ये नुकसान होगा कि अपना कंटेंट आप एक तो बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा बातें आप नहीं कर सकते, ज़्यादा पॉइंट्स आप नहीं पेश कर सकते, क्योंकि डिबेट में सारी बातें देखी जाती हैं कि आप क्या क्या पॉइंट्स जो है वो सामने रख रहे हैं, आपका डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरह आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं और आप चीज़ों को भूल जाते हैं या नहीं भूलते, सारी बातें देखी जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि क्योंकि मेरी डिबेट जो है वो काफ़ी लेंदी है, तो मुझे मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ करना है और इतना नहीं करना कि अभी 3 मिनट से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मुमकिन है मुझसे अच्छी दी हो, लेकिन उनका टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया था, यानी किसी के 3 मिनट क्रॉस कर गए तो वो बेल बजने शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके नंबर अब माइनस होने शुरू हो जाते हैं। तो अब मुझे सिर्फ 2 मिनट्स एंड 55 और 50 सेकेंड से मुझे अपनी पूरी लेंदी डिबेट जो है वो प्रेजेंट करनी थी। तो एक और मैं आपको एक बहुत बड़ा एसेंस बता दूँ, अगर आपको कोई डिबेट जीतनी है ना, तो आप सिर्फ, मैंने जो ये देखा कि आप सिर्फ कंटिन्यूसली बोलें, मुसलसल आप बोलते रहें, आप बीच में आप गैप ना लें। हाँ, बॉडी लैंग्वेज और अपनी टोन वगैरह बिल्कुल चेंज करें, जिस तरह मैं भी चेंज कर रहा हूँ, कभी लो टोन के अंदर जा रहा हूँ, कभी हाई टोन के अंदर जा रहा हूँ, तो इस तरह बिल्कुल आपको करना है। लेकिन आप मुस्तकिल बोलें, ठीक है ना। अगर आप मुस्तकिल बोलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो है वो थोड़े से वक्त में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक एसेंस बहुत बड़ा ये है कि आपको बीच में कोई चीज़ भूलनी नहीं है, और अगर भूल भी जाएँ तो ऐसा शो नहीं करना कि आप कोई चीज़ भूल गए, और आपको मुसलसल उसमें अपने जो रिदम में आप चल रहे हैं उस पर चलते रहना है। तो मैंने वो वहाँ यही किया और मैं पूरी स्पीच मुझे नहीं पता मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच दी, क्योंकि जब मैं उतरा हूँ वहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग्स हुई हैं, और जब मैं वहाँ पर आके बैठा हूँ सर नवेद सरोज के साथ और आकिफ़ के साथ, तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली कि तुमने तो बहुत ज़बरदस्त डिबेट दी थी। तो मुझे ही लगता था कि भाई ये इतनी अच्छी डिबेट है कि दूसरे स्टूडेंट्स कुछ भी मैंने देख चुका था कि भाई इनसे मैं कम्पीट कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल फाइनली जो है वो पोजीशन अनाउंसमेंट का जो है वो मौका आ गया। अब मैं जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे जहन में तो ये था कि आई वॉन्ट टू गेट फर्स्ट पोजीशन, मुझे फ़र्स्ट पोजीशन लेनी है, इससे नीचे मुझे नहीं आना। अब उसमें ऐसा था कि शुक्र है कि थर्ड, सेकंड और फर्स्ट इस तरह जो है वो अनाउंसमेंट करनी थी, यानी कि पहले थर्ड पोजीशन, तो पहले थर्ड पोजीशन अनाउंसमेंट हुई। तो जब जैसी थर्ड पोजीशन अनाउंसमेंट हुई ना, तो मैं तो समझ गया कि भाई इर्तज़ा अब थर्ड चली गई है, अब सेकंड तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। एक चांस था, चलो थर्ड मिल जाती, लेकिन अब सेकंड और फर्स्ट तो बिल्कुल, ये मैं वो मेरे फीलिंग्स है वो चल रही है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा जी, थर्ड अनाउंसमेंट हो गई, सेकंड अनाउंसमेंट हुई, तो मैं तो बिल्कुल बैठ गया, मैं बिल्कुल टेक लगा के आराम से वहाँ बैठ गया कि भाई अब नहीं होने वाला कुछ, ठीक है ना। लेकिन एक वो चाहत थी कि काश अगर ऐसा हो जाता, चलो फर्स्ट नहीं तो थर्ड सेकंड तो मिल ही जाती। अब जब फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई तो पहले कहा कि द फर्स्ट पोजीशन गोज़ टू इर्तिज़ा रहमान। तो मैं जो वहाँ से उछला हूँ ना सीट से, वो अभी भी मेरे अंदर वो इमोशंस बार बार आ रहे हैं अंदर, कि जो इमोशंस की लहर मेरे अंदर एक दौड़ी है और जो एनर्जी लेवल मेरे शूट करके आसमान तक गई है, तो मैं सीट से छलांग मारी है मैंने, यकीन करें। और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने जो है फर्स्ट पोजीशन जो है वो ले ली है, और बस हो गया। वो इमोशंस थे और अभी तक मैं उन इमोशंस को याद करता हूँ और अपने आप को बूस्ट अप करता हूँ, अपने आप को पम्प करता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उस वक्त जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे निसार खोड़ो जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे सिंध के उस वक्त, तो वो जो है वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने ट्रॉफ़ी दी। तो मैं तो बड़ा घबरा रहा था कि किस तरह उनके सामने जाके ट्रॉफ़ी लूँगा, सामने सबके सामने जाके। तो खैर सबकी नज़रें मेरे ऊपर थी, मैंने जाके वहाँ पे ट्रॉफ़ी ली और सर नवेद सरोज और सब ने फ़ौरन जो है वो प्रिंसिपल को जो है वो फ़ोन किया, कॉल की कि भाई हमारे बच्चा जो है फर्स्ट पोजीशन लेकर आ चुका है। और फिर उसके बाद सर ने कहा कि भाई आप जो है वो मिठाई का अच्छा सा डब्बा लेके जो है ना वो आप अगले दिन कॉलेज में आना और फिर हम आपको पूरे कॉलेज की सैर कराएंगे।
तो मिठाई का डब्बा लेके मैं जो है वो कॉलेज में मैं और आकिफ़ चले गए, और सर ने फिर पूरे कॉलेज में जिन बच्चों के सामने सर ने इंसल्ट की थी, इंसल्ट तो खैर नहीं कहना चाहिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो सर ने मुझे रिजेक्ट किया था, तो उन सब के सामने और पूरे कॉलेज के सामने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास जो है वो ले जाके जो है वो इतनी तारीफ़ के कलमात कहे कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि क्या कितना सर ने जो है मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप किया। और ये सर की ज़िंदादिली थी कि सर ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। फिर जो है वो ऑफिस में जाके सारे टीचर्स को हमने जो है वो मिठाई खिलाई और सारे टीचर्स ने मुझे मुबारकबाद दी। सो वॉज एक्चुअली अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी, और कभी नहीं भूल सकता मैं उसको। तो आप भी ऐसे मोमेंट्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, और यकीनन आपके साथ भी अभी बहुत सारे होंगे। तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा आपका जो है वो मेमोरेबल है, और जिसको आप अभी भी याद करते हैं तो आपके इमोशंस एकदम ज़्यादा हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एम्पावर करेगी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर देगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपके अंदर करेज, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को फेस करने का, और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अगर आप किसी बात को करने की ठान लेना कि भाई मुझे ये करना है, तो फिर सब कुछ हो सकता है। फिर आपको कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो नहीं रोक सकती। तो यही इस वीडियो का मैसेज है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को दूसरे भी सुने और दूसरों का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी इंशाल्लाह आपको इस किस्म की मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।